Hello everyone, welcome again to my YouTube channel that is Life Science, and today I'm coming with a new video. And today I'm discussing about the chapter photosynthesis. जैसे कि आप सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक बेसिक सा चैप्टर है जो कि आपको क्लास 6 से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना। आई थिंक 5th क्लास में भी आपको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस इसकी बता दी जाती है। आज मैं आपके साथ फोटोसिंथेसिस के माइंड मैप को शेयर करूँगी कि आपके माइंड में अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपने फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ लिया है तो आपके माइंड में फोटोसिंथेसिस चैप्टर से रिलेटेड क्या माइंड मैप हमेशा होना चाहिए अगर आप इस चैप्टर को जानना चाहते हैं। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आपको किन बातों पे एक्चुअल में फ़ोकस करना है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही एक छोटा सा माइंड मैप दूंगी जिसे आप अगर आप फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इन बातों को तो बिल्कुल ना भूलें और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपको सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो यहाँ पे इसकी रिएक्शन लिखी हुई है। मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देखा है उन्हें रिएक्शन भी ठीक से याद नहीं रह पाती है। तो आप अगर फोटोसिंथेसिस चैप्टर्स को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी रिएक्शन पर ध्यान दीजिए कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जैसे कि लिखी हुई है 6CO2 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 का फॉर्मेशन हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 6CO2 एंड 12H2O के फॉर्मेशन ने लाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो एक रिडक्शन है प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये आपको अगर मैं यहाँ पे माइंड मैप आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मैं आपके साथ पूरा जो लेक्चर है इससे रिलेटेड वो नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपके साथ माइंड मैप एक बता रही हूँ कि आपको किन बातों पे को हमेशा याद रखना है, मतलब आपके माइंड में होना ही चाहिए ये बात, ये इस चैप्टर से रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको ये पूरी रिएक्शन तो कैसे हुई कैसे नहीं हुई ये नहीं बताने वाली, बट रिएक्शन क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी बात आपको जो याद रखनी है कि यहाँ पे जो O2 का रिलीज़ होता है, O2 रिलीज़ होती है वो CO2 से नहीं बल्कि H2O से मिलती है हमें, यानी कि जब H2O स्प्लिट आउट होता है देन आपको O2 यहाँ पे रिलीज़ होगी। और इन द प्रेजेंस ऑफ अगर आप सेकंड केस देखें तो जो एक पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे ये H2O की जगह पे इंस्टेड ऑफ H2O H2S प्रेजेंट होता है, इसलिए वहाँ पे सल्फ़र रिलीज़ होता है। तो आपको इस बात को भी नोट डाउन करना है। सेकंड जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगी इस चैप्टर से रिलेटेड वो है साइंटिस्ट। आपको किन साइंटिस्ट का ज़्यादा याद रखना है कि किस साइंटिस्ट ने क्या बताया, बस आपको इतनी से पॉइंट हमेशा रखनी है। जैसे जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे प्रिस्टले, उन्होंने एयर की इम्पोर्टेंस आपको बताई। सेकेंड जो साइंटिस्ट थे जैन इंगजेनहाउस, उन्होंने सनलाइट की क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में वो बताया। जूलियस वॉन सैक, उन्होंने ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसके बारे में बताया। TW एंगलमैन, उन्होंने ब्लू और रेड लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में वो बताया। फिफ्थ पॉइंट कॉर्नेलियस वॉन नील ने H2O की इंपॉर्टेंस बताई। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो बिल्कुल याद रखें। यहाँ पे मैं थोड़े बहुत ट्रिक बता देती हूँ। जैसे कॉर्नेलियस वॉन नील यानी कि नीला यानी कि नीला इज़ अ वाटर, तो उन्होंने वाटर्स की इंपॉर्टेंस बताई थी। एंड जूलियस वॉन सैक्स, लाइक सैक्स, यहाँ पे सैक का फॉर्मेशन कैसे, सैक मतलब इस लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे कुछ फॉर्म हो कुछ स्टोर हो, तो उन्होंने ग्लूकोज की फॉर्मेशन के बारे में बताया। ऐसे ही आप एक छोटी मोटी ट्रिक के साथ इन बातों को इन साइंटिस्ट को ज़रूर रिमेंबर रखें अगर आप इसका माइंड मैप चाहते हैं अपने सिलेबस के थ्रू। ओके, सेकेंड अब मैं इसके आगे बढ़ती हूँ कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकेंड थिंग अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला है लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड है डार्क रिएक्शन। ये इन्हीं दो टॉपिक से ये पूरा होल चैप्टर बना हुआ है। जैसे कि लाइट रिएक्शन क्या है, जो लाइट रिएक्शन है उसमें
ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन होता है, यानी कि लाइट रिएक्शन के ये प्रोडक्ट हैं। ATP एंड NADPH इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन होती कहाँ पे है? ये होती है ग्राना में ये। और सेकेंड है आपकी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है। यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय द यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। यहाँ पे जो डार्क रिएक्शन होती है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज़ करती है और उसी से अपना ग्लूकोज फॉर्म करती है। ये होती कहाँ पे है? स्ट्रोमा। तो ये जो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये दोनों ही क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की एक लाइट रिएक्शन ग्राना में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। ओके, इन बातों से आप क्लियर हो गए हो। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। लाइट रिएक्शन के दो प्रोसेस हैं। लाइट रिएक्शन में दो प्रोसेस होते हैं, लाइक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको आप अगर डिटेल में जानते होंगे तभी आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं आपके साथ यहाँ पे माइंड मैप शेयर कर रही हूँ। ओके, तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो होता है अकर इन स्ट्रोमा लैम्बली। ये स्ट्रोमा में होता है और यहाँ पे सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है। इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे आपको ये बात आपने पढ़ी होगी अगर, कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 होता है, जो कि वेवलेंथ के बेसिस पे, क्राइटेरिया पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है वहाँ पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, यही इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है क्योंकि ये होती है थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। यहाँ पे ATP, NADPH, O2 तीनों ही फॉर्म होते हैं। अगर तीनों फॉर्म हो रहे हैं इट मीन्स कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट? ओके, यहाँ पे दोनों ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। और दूसरी बात यहाँ पे ये याद रखिए कि फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है वो पहले वर्क करता है देन फोटो सिस्टम फर्स्ट, और ये नॉन साइक्लिक है। ओके, सेकेंड मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है उसमें डार्क रिएक्शन यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपकी ATP एंड NADPH बन चुका है। ATP NADPH यानी आपके प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन के वो बन चुके हैं थ्रू दीज प्रोसेस। जब ATP और NADPH बन चुका है तो अब आपको ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। तो ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए आप डार्क रिएक्शन को याद रखेंगे। तो जो डार्क रिएक्शन होती है उसमें भी एक कैल्विन साइकिल प्रेजेंट होती है, राइट? तो जो कैल्विन साइकिल होती है और उसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक होती है C3 साइकिल होती है, एक C4 साइकिल होती है। तो C4 साइकिल और कुछ नहीं बल्कि C3 साइकिल के कुछ मॉडिफाइड फॉर्म ही हैं, क्योंकि C3 साइकिल में कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि वेस्टफुल प्रोसेस होते हैं, इसीलिए। ओके, देन मैं आपसे डार्क रिएक्शन की बात कर रही थी, जो कि है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में 3 प्रोसेस होते हैं, मतलब जब कैल्विन साइकिल जो है वो चलती है तो उस वक्त 3 प्रोसेस होते हैं, लाइक कार्बोऑक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। 3 प्रोसेस होते हैं। तो ये जो कैल्विन साइकिल है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं जो कि आपको याद रखने हैं कि जो कैल्विन साइकिल होती है वो बोथ कॉमन होती है, C3 में भी होती है एंड C4 साइकिल में भी होती है। C4 प्लांट्स में क्या होता है, यही कैल्विन साइकिल बंडल सीड सेल में होती है, और C3 प्लांट में यही कैल्विन साइकिल मेसोफिल सेल में होती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड थिंग आपको जो याद रखनी है कि जो C3 साइकिल है, जिसे हम कैल्विन साइकिल जिसमें हो रही है, जब कैल्विन साइकिल एक बार चलती है, यानी कि आपको ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल बनाने हैं, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन बनता है, यानी एक बार साइकिल, यानी एक बार कार्बोऑक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन प्रोसेस होते हैं, तो उस एक साइकिल से आपको 3 ATP और 2 NADPH का फॉर्मेशन होता है। और जब एक बार साइकिल चली तो आपका एक कार्बन बना, यानी कि इस तरह 6 बार साइकिल चलेगी, जिससे आपके 6C6 यानी ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल बनने हैं। तो आप जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से और आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने कैल्विन साइकिल में कितने ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 18 ATP एंड 12 NADPH का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड थिंग आपको याद रखनी है कि C3 साइकिल में एक फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है और इसे वर्बर इफेक्ट भी कहते हैं। और
इसके बाद सेकेंड थिंग, C4 साइकिल को हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। मैंने आपको यहाँ पे कोई डिटेल वर्क नहीं दिया, लेकिन आपके साथ एक माइंड मैप शेयर किया है। इन बातों को आप प्लीज़ रिमेंबर करें, और अगर आप इन बातों को याद रखें तो आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और किन बातों का ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद लास्ट टॉपिक रहता है कि क्या अफेक्ट होता है लाइट का, टेम्परेचर का, इन वाटर का, इन द फोटोसिंथेसिस, एंड दैट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ और प्रोसेस बीच में आते हैं, इसको मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं किया है, बट आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ डिटेल में भी इन टॉपिक्स को ज़रूर डिस्कस करूँगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ subscribe to my channel and hit the bell icon for more update. Thank you so much.